एक अंतरिक्ष यान अभी इस क्षण हमारे सौरमंडल की हर सीमा को पार कर ब्रह्मांड के अनंत अंधेरे में उड़ा जा रहा है और उसके भीतर एक सोने की परत चढ़ी हुई तश्तरी है जिस पर धरती की हर आवाज दर्ज है। वो यान है वॉयेजर 1 और वो तश्तरी, वो गोल्डन रिकॉर्ड शायद इंसानियत का सबसे अकेला, सबसे साहसी संदेश है। किसी अनजान पते पर भेजा गया एक खत, बिना इस यकीन के कि कोई उसे कभी खोलेगा भी या नहीं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उस रिकॉर्ड पर क्या दर्ज है। असली सवाल ये है उस पर धरती का पता कैसे लिखा गया और वो पता आखिर किसने, किस भाषा में लिखा। इस सवाल का जवाब आएगा, पर पहले उस यात्रा की शुरुआत पर चलते हैं जो 1977 में हुई थी। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोल्ड वॉर की छाया में सांस ले रही थी और इंसान अभी अभी चांद पर कदम रखकर लौटा था। 5 सितंबर 1977 फ्लोरिडा के केप कनावरल से एक टाइटन सेंटौर रॉकेट आसमान में उठा। उसके ऊपर बैठा था वॉयेजर 1, एक सोने और एल्यूमिनियम का ढांचा, लगभग 722 किलोग्राम वजन और उसमें लगे कैमरे, मैग्नेटोमीटर और वो सब उपकरण जो सौरमंडल के बाहरी ग्रहों को पहली बार करीब से देखने वाले थे। नासा का मकसद साफ था, जुपिटर और सैटर्न के पास से गुजरना, उनकी तस्वीरें लेना, उनके चंद्रमाओं को जानना। एक ग्रैंड टूर जैसा वैज्ञानिकों ने उसे कहा था। पर इस यात्रा में एक और चीज थी, एक ऐसी चीज जो किसी वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए नहीं थी। वो थी वो सोने की तश्तरी। गोल्डन रिकॉर्ड असल में एक 12 इंच का कॉपर डिस्क जिस पर सोने की पतली परत चढ़ी हुई थी। उसे बनाने के पीछे एक आदमी था, कार्ल सगन, खगोल शास्त्री, लेखक, विचारक और शायद उस पीढ़ी का सबसे बड़ा सपनेबाज। सगन ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को एक काम दिया गया, ऐसा काम जो इससे पहले किसी इंसान ने कभी नहीं किया था। पूरी मानव सभ्यता को एक डिस्क पर समेटो। सोचो उस कमरे के बारे में जहां कार्ल सगन और उनकी टीम बैठी होगी। मेज पर दुनिया भर के संगीत के रिकॉर्ड्स, किताबें, तस्वीरें और एक अदृश्य दबाव कि जो चुनोगे वही इंसानियत की पहचान बनेगी, शायद हमेशा के लिए। किस भाषा में बात करोगे किसी अजनबी सभ्यता से? किस संगीत से बताओगे कि हम कौन हैं? और सबसे जरूरी, क्या चुनोगे, क्या छोड़ोगे? रिकॉर्ड पर आखिरकार 116 इमेजेस एनकोड की गईं एनालॉग फॉर्मेट में। इनमें थी धरती की तस्वीरें, इंसानी शरीर की संरचना, डीएनए का डायग्राम, गणित के सूत्र और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य। एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है, एक आदमी खाना खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। फिर थी आवाजें, 55 भाषाओं में अभिवादन। हिंदी में भी एक संदेश था, नमस्ते, हम आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। इसके साथ थी प्राकृतिक आवाजें, बारिश की, हवा की, समुद्र की लहरों की, भेल की, एक नवजात शिशु का रोना, एक माँ की आवाज और फिर संगीत। बाक, बीथोवन, मोजार्ट, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, चक बेरी का जॉनी बी गुड, भारत के पंडित केसरबाई केरकर का एक क्लासिकल राग, पेरू का एक वेडिंग सॉन्ग, नावाजो इंडियंस का एक चांट,
27 म्यूजिकल ट्रैक्स दुनिया के कोने कोने से। अब उस सवाल की तरफ लौटते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। उस रिकॉर्ड पर धरती का पता कैसे लिखा गया? ये काम किया था एक और वैज्ञानिक ने, फ्रैंक ड्रेक। वही ड्रेक जिन्होंने ड्रेक इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन जो ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की संभावना नापने की कोशिश करती है। ड्रेक ने एक नक्शा बनाया, उसे कहते हैं पुलसर मैप। पुलसर क्या होते हैं? ये वो मृत तारे हैं जो एक बेहद नियमित गति से रेडियो सिग्नल्स छोड़ते हैं, ब्रह्मांड की घड़ियां जैसे। हर पुलसर की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक अलग पहचान। ड्रेक ने 14 पल्सार्स को चुना और उनकी रिलेटिव पोजीशन को सूर्य के सापेक्ष नक्शे पर दर्ज किया। किसी भी सभ्यता के लिए जो इन पल्सार्स को जानती हो, ये नक्शा उन्हें सीधे हमारे सौरमंडल तक ले आएगा। ये एक कॉस्मिक एड्रेस था, बिना शब्दों के। पर इस एड्रेस ने एक बहस भी जन्म दी जो आज तक शांत नहीं हुई। क्या हमें अपना पता देना चाहिए था? कुछ वैज्ञानिकों ने, खुद स्टीफन हॉकिंग ने भी इस सवाल को बहुत गंभीरता से उठाया। उनका तर्क था, ब्रह्मांड में जो सभ्यता इतनी एडवांस्ड हो कि हमारे यान को इंटरसेप्ट कर सके, वो हमसे इतनी शक्तिशाली भी हो सकती है कि हमारे लिए खतरा बन जाए। एक पुरानी एनालॉजी है कोलंबस का अमेरिका पहुंचना। वो मुलाकात नेटिव अमेरिकन्स के लिए अच्छी नहीं रही थी, पर कार्ल सगन इस डर को डिसमिस करते थे। उनका कहना था, कोई भी सभ्यता जो इतनी तकनीकी रूप से एडवांस्ड हो, वो शायद इतनी मैच्योर भी हो कि हिंसा से परे हो। और वैसे भी वॉयेजर इतनी धीरे जा रहा है और ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसके किसी दूसरी सभ्यता तक पहुंचने की संभावना खगोलीय रूप से बेहद कम है। ये बहस आज भी चलती है। सेटी के साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच। पर उस वक्त 1977 में रिकॉर्ड तैयार था, यान तैयार था और वो उड़ गया। वॉयेजर 1 ने 1979 में जुपिटर के पास से गुजरा। तस्वीरें आईं ऐसी जो पहले किसी ने नहीं देखी थीं। जुपिटर का महान लाल धब्बा, वो तूफान जो सैकड़ों सालों से चल रहा है, पहली बार इतने करीब से दिखा। और उसके चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, धरती के बाहर पहली बार। फिर 1980 में सैटर्न, उसके छल्लों की जटिलता, उनकी संरचना, वॉयेजर ने वो सब रिवील किया जो हम कभी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते थे। और फिर वॉयेजर 1 ने एक मोड़ लिया, सोलर सिस्टम के प्लेन से बाहर ऊपर की तरफ। उसका मिशन टेक्निकली कंप्लीट था, पर वो रुका नहीं। 1990 में जब वॉयेजर 1 लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर था, कार्ल सगन ने नासा को मनाया एक आखिरी तस्वीर लेने के लिए। कैमरा पलटाया गया पीछे की तरफ और उस तस्वीर में अंधेरे की एक विशाल कैनवस पर एक धूल का कणसा नजर आया, एक पेल ब्लू डॉट, हल्का नीला बिंदु। वो धरती थी। कार्ल सगन ने उस तस्वीर के बारे में जो लिखा, वो शायद इंसानी इतिहास के सबसे गहरे शब्दों में से है। उन्होंने कहा, हमारा ग्रह एक अकेला धब्बा है उस विशाल कॉस्मिक डार्क में। हमारी तुच्छता को देखो और सोचो, क्या इस तुच्छ स्टेज पर इतना खून बहाना जरूरी था? उस एक तस्वीर ने पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदल दिया। और वॉयेजर 1 उड़ता रहा।
2012 में 35 साल बाद नासा के वैज्ञानिकों ने एक अनाउंसमेंट की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वॉयेजर 1 ने हीलियोपोस पार कर लिया था। हीलियोपोस वो बाउंड्री है जहां सूर्य का प्रभाव उसकी सोलर वाइंड खत्म हो जाती है, जहां इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होती है। वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल से बाहर था। पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट इंसानी हाथों से बना कोई भी यंत्र जो सितारों के बीच की अनंत जगह में दाखिल हुआ था। उस पल की गंभीरता को जरा महसूस करो। लाखों सालों में इंसान ने आग जलाई, पहिया बनाया, समुद्र पार किया, चांद पर गया, और अब एक 35 साल पुराना यान जिसमें उतनी कंप्यूटिंग पावर भी नहीं जितनी आज एक साधारण स्मार्टफोन में होती है, वो सितारों के बीच था। आज वॉयेजर 1 धरती से लगभग 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इतनी दूर कि उससे एक रेडियो सिग्नल धरती तक पहुंचने में 22 घंटे से भी ज्यादा लगते हैं। पर वो अभी भी बात कर रहा है। उसके इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी डेटा भेज रहे हैं। इंटरस्टेलर स्पेस की रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड्स, पार्टिकल डेंसिटी, वो वैज्ञानिक जानकारी जो हम कभी किसी और तरीके से हासिल नहीं कर सकते। और ये किस पावर से हो रहा है? एक न्यूक्लियर बैटरी, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर जो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। अनुमान है कि 2025 के आसपास वॉयेजर के इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके बंद होने शुरू हो जाएंगे। जब आखिरी इंस्ट्रूमेंट बंद होगा तब भी वॉयेजर उड़ता रहेगा, चुपचाप, अंधेरे में। उस गोल्डन रिकॉर्ड को अपने सीने से लगाएं। वो रिकॉर्ड, वो कॉपर डिस्क कितने समय तक टिकेगी? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अरबों सालों तक, क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में कोई ऑक्सीडेशन नहीं, कोई वेदरिंग नहीं। वो डिस्क, उस पर दर्ज बारिश की आवाज, हिंदी का अभिवादन, बीथोवन की सिम्फनी, एक बच्चे का रोना, वो सब शायद तब भी मौजूद रहेगा जब हमारा सूरज एक रेड जायंट बनकर धरती को निगल चुका होगा। ये सोचना अजीब लगता है और शायद सुकून भी देता है कि इंसानियत की आवाज, उसकी भाषाएं, उसका संगीत, उसकी जिंदगी किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में हमेशा बनी रहेगी। पर एक आखिरी सवाल, क्या कोई उस रिकॉर्ड को कभी सुनेगा? सच ये है, शायद नहीं। शायद वॉयेजर अनंत काल तक किसी दूसरी दुनिया के पास भी नहीं पहुंचेगा। ब्रह्मांड की डिस्टेंसेस इतनी विशाल हैं कि वॉयेजर को किसी भी तारे के करीब पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे, और करीब का मतलब भी खगोलीय पैमाने पर बहुत दूर ही होगा। पर कार्ल सगन ने कभी कहा था, गोल्डन रिकॉर्ड की असली अहमियत ये नहीं कि किसी दूसरी सभ्यता तक पहुंचे। असली अहमियत ये है कि हमने ये कोशिश की कि एक प्रजाति जो अभी अभी परमाणु बम बना रही थी, जो आपस में लड़ रही थी, उसने एक पल के लिए रुककर ये कहा, हम यहाँ हैं, हम सुंदर हैं, हम जीना चाहते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड उतना किसी एलियन के लिए नहीं बना था, वो हमारे लिए था, हमें खुद को आईना दिखाने के लिए। वॉयेजर 1 अभी भी उड़ रहा है। इस क्षण, इस सांस के साथ, हमारे सौरमंडल से कोसों दूर अंधेरे की अनंत चादर में वो एक छोटा सा यान धरती की सारी आवाजें समेटे बिना किसी डेस्टिनेशन के बस आगे बढ़ता जा रहा है। शायद यही इंसानियत की सबसे सच्ची परिभाषा है, आगे बढ़ते रहना।
जानते हुए भी कि रास्ते का कोई अंत नहीं। अगर इस तरह की कहानियां आपको रोकती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। और भी ऐसी यात्राएं बाकी हैं।